नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टेट सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुस्तुनतुनिया का पतन जो है वो 1453 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो अब्दुल मजीद जो है वो आपका भारत का रहने वाला व्यापारी था, जो वास्को डी गामा को भारत की रास्ता बताया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोस्टन टी चाय पार्टी की जो घटना है वो 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का जो राजा था वो लुई 16 था। कौन था? लुई 16। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गेस्टापो क्या था? तो ये गुप्तचर पुलिस थी, या सेना की विशेष टुकड़ी थी, या एक राजनीतिक दल था, या एक श्रमिक संगठन था? तो ये जो बात कर रहा है वो हिटलर के रिलेशन से बात कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेस्टापो जो है वो एक गुप्तचर पुलिस का विभाग था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है 1945 में हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1939 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? तो मुसोलिनी जो है वो आपका फांसीवाद का प्रवर्तक था। किसका प्रवर्तक था? फांसीवाद का प्रवर्तक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एक ऐसा देश था जो सबसे अंत में पराजित हुआ था, और जहाँ के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है आज के समय में वो है आपकी भील, यानी कि भील जनजाति जो है वो आज के टाइम में सबसे बड़ी भारत की अनुसूचित जनजाति है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है निर्वाह खेती, मिश्रित खेती, या जैविक खेती, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वाह कहते हैं लोग ना, जीवन निर्वाह करने के लिए। तो निर्वाह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसको हम निर्वाह प्रकार का खेती कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रबड़ बागान में प्रसिद्ध है कौन सा देश प्रसिद्ध है? श्रीलंका, ब्राज़ील, मलेशिया, या यूएसए? तो रबड़ के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध देश जो है वो है आपका मलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो आपको मैं बता दूं कि गेहूं उगाने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है लोमी। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। कॉटन से जो है आपका वस्त्र निर्माण होता है, ये खाने योग्य नहीं होता है। बाकी चावल, गेहूं और मक्का जो है वो खाद्य फसल होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है वो कौन सा है? मूंग की दाल, तो ये मिट्टी की उर्वरता बहाल करता है। चना मिट्टी की उर्वरता बहाल करता है। मटर मिट्टी की उर्वरता बहाल करता है। लेकिन अरहर एक ऐसी दाल की किस्म की फसल है जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कॉफ़ी की खेती पहली बार में पेश किया गया था, यानी कि कॉफ़ी की खेती जो है वो पहली बार कहाँ पे पेश किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ इंडिया के बाबा बूदन वाली पहाड़ियों में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? सर्दी, खरीफ, रबी, या जायद? यानी कि इसमें से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो खरीफ जो है, रबी जो है और जायद जो है, तीनों फसल के मौसम है। और सर्दी जो है ये
फसल का मौसम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएनओ के गठन के समय में यूएनओ में 51 देश थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो है वो आपका पैलेस दी हेग में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, जो नीदरलैंड में है, ये जानिए आप। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्साई की संधि जो हुई थी वर्ल्ड वार के बाद, विश्व युद्ध के बाद, उसी के बाद जो है राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, और इसके अलावा हरिजन पत्रिका भी इन्होंने ली थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जो है इसका गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में लागू हुई थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन जो है 1848 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी, और तभी इसने इंडिका लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओटावा सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना से जो है वो सिल्क रूट या रेशम मार्ग आरंभ होता था और यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्री में जाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो खोला गया था वो जर्मनी में खोला गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाक जलडमरू मध्य या जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत को चाइना से अलग करती है, और LOC जो है वो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून केरला से होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यह आने वाले चक्रवातों से तटीय भाग की क्या करता है? रक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कुल कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या जो है वो टोटल 18 है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 भाग जो है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है, यानी कि 71% भाग जो है वो पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को हम संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जून 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वो ब्राजील के किस शहर में हुआ था जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, यानी कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जहाँ पे 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिले थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का लगभग मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.43% भारत का ऐसा मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ के टोटल लैंडफॉर्म में 80% लैंडफॉर्म पे क्या होती है? खेती बाड़ी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मीठे पानी का लगभग 70% कहाँ पर और ग्रीनलैंड में और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीठे पानी का लगभग 70% भाग जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फ की चादरों से ढके हुए हैं और ग्लेशियरों के रूप में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान राज्य में कोटा के पास स्थित है, और टेहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग या बढ़ती आबादी, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो है पानी की कमी का कारण है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लेसर जमा, ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं, पानी से इनका क्षरण होता है, वे समुद्र तल में पाए जाते हैं, वे घाटी तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसर जमा के संदर्भ में जो कथन गलत है वो है आपका कि पानी से इनका क्षरण होता है, यानी कि पानी से इनका क्षरण नहीं होता है। और तीसरा, वे समुद्र तल में पाए जाते हैं, यानी कि वे समुद्र तल में नहीं पाए जाते हैं और उनका पानी से क्षरण नहीं होता है। तो सही क्या है? ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं और वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेड डेटा बुक क्या है? तो रेड डेटा बुक जो है वो सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, ये सही है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं, ये भी रेड डेटा बुक में होता है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी उत्तर जो है वो सही है, यानी कि रेड डाटा बुक का ये तीनों मतलब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र कौन सा है? ट्रांस हिमालय, मध्य भारत या पश्चिमी घाट? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव
हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाखापत्तनम जो है वो ऐसा इस्पात केंद्र है जो समुद्र के निकट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे भारत में सबसे ऊंची सड़क मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ आना, यानी कि जब बाढ़ आती है तो इसको हम कौन सा आपदा कहते हैं? तो इसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न प्लस फसल चावल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी और कॉटन मिट्टी भी कहते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सैंडी सॉइल को या डिजर्टी सॉइल को हम एरिड सॉइल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी जमींदार, चर्च और अमीर लोग थे, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है? तो भारत की जो राजधानी है वो आपकी दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी आपकी कहाँ पे है? तो वो है मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेशनल मंडेला के देश दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद की नीति चल रही थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समथिंग समथिंग इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो है आंध्र प्रदेश में दिया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश वाले को हम तेलुगु कहते हैं और तमिलनाडु वालों को हम लोग तमिल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायती राज का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया, और ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 6 हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मतदान करने की सही उम्र जो है वो 18 वर्ष होती है। पहले ये उम्र 21 वर्ष था, बाद में संवैधानिक संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य जो है वो आपका चुनाव आयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचक क्षेत्र हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचक क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न सदन कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार को भारत में लागू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी % भागीदारी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जो है वो 10.68% थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बदलना था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में 2002 में जगह दी गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मान्यता प्रदान की गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत आधुनिकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार है लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टाइप की लोकतंत्र की व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो भारत की लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा जो है वो अशिक्षा भी है, गरीबी भी है और मतदान का दुरुपयोग भी है, यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 100 की। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 3 के 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।